हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ का। मतलब राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस जिसे बोलते हैं हम राउल्ट्स लॉ, क्योंकि हेनरी पहले आए थे, राउल्ट्स बाद में आए थे। तो राउल्ट्स का मतलब राउल्ट्स एक तरीके से एक स्पेशल केस है हेनरी का ही। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दोनों में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंट है। उन्होंने कांस्टेंट के एच लिया था, जैसे हेनरीज कांस्टेंट बोला था, और उन्होंने P1 जो कि पार्शियल प्रेशर था प्योर कंपोनेंट का। ठीक है, बट हमें तो लाइन बाई लाइन पढ़ना है, तो हम तो पढ़ेंगे। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का एक गिवन सॉल्यूशन में वो उन्होंने दिया था PI इज इक्वल टू XI PI नॉट। ये बताइए, आई की जगह हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, क्योंकि दो ही कंपोनेंट आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट्स। तो एक्स याद है ना, ये एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है उस कंपोनेंट का, और जो पी नॉट है वो प्योर कंपोनेंट का, और जो पी है वो सॉल्यूशन का है। ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन के अंदर अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है गैस इन अ लिक्विड का, ठीक है, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर्स वगैरह आ रहे हैं, मतलब ये सब गैस में होता है ना। हेनरीज लॉ किस जगह की है? हेनरीज लॉ है लिक्विड का सॉल्यूशन होता है हमारे पास, तब का है ये। तो हमारे पास जब एक कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो, इतना वोलेटाइल कि वो गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड ही नहीं है, इतना वोलेटाइल है। मतलब वोलेटाइल क्या होता है? जो इवेपोरेट हो सकता है ना। तो हमने पहले ही देख चुके हैं कि जो सॉल्युबिलिटी थी हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या बोलती थी, P इज इक्वल्स टू के एच एक्स। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो दोनों में किसका डिफरेंस है? हमको भी पता है कि बस P नॉट की जगह के एच है, के एच की जगह P नॉट है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, है ना, कंपेयर करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का या फिर गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा उसी के मोल फ्रैक्शन के जो कि सोल्यूशन में है। मतलब एक ही कंपोनेंट सॉल्यूशन, हमारे पास पूरा सॉल्यूशन एक बीकर में, तो हम एक कंपोनेंट लेंगे, समझ लो हमने चीनी और पानी डाला, ठीक है, नहीं हमने पानी और अल्कोहल डाला, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्कोहल के ही मोल फ्रैक्शन के जो कि सॉल्यूशन में है। मतलब एक ही कंपोनेंट के वेपर्स और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेशल केस जिसमें राउल्ट्स लॉ है वो हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है, जिसमें सिर्फ के एच को हमको P1 नॉट बना देना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, हमारा जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास है सॉल्यूशन की वो है सॉलिड्स इन लिक्विड। हम लिक्विड इन लिक्विड पढ़ चुके हैं, गैस इन लिक्विड पढ़ चुके हैं, अब सॉलिड इन लिक्विड आ गया, है ना। तो सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा? जब हम किसी सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड के अंदर, एग्जांपल के लिए जैसे हमने सोडियम क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज और यूरिया और केन शुगर, इनको हमने डिसॉल्व किस में कर दिया? ये सब क्या होगा? सॉल्यूट, क्योंकि इनको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, जो ज़्यादा होता है वो होता है सॉल्वेंट। तो हमने इनको डिसॉल्व किया वाटर में, आयोडीन में और सल्फर में, ठीक है ना। सल्फर सल्फर डिसॉल्व इन कार्बन, ये पूरा एक ही वर्ड है। मतलब इसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है? सल्फर डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये हमारा सॉल्वेंट है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी इन सॉल्यूशंस की, वो थोड़ी अलग आ रही थी उनके प्योर सॉल्वेंट से। ये क्या बोल रहा है ये वाला लाइन? मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। अगर हमारा मतलब जो ज़्यादा चीज़ है, हमारी चीज़ ओवरऑल जो बनेगी वैसे ही दिखने में बनेगी। हमने पानी में एक नमक डाला है, तो हमारा जो सॉल्यूशन बना नमक का पानी, वो कैसा दिखेगा? लिक्विड दिखेगा, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड था जो कि वाटर था। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो सॉल्वेंट है वो डिसाइड करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन का जो फिजिकल फेज स्टेट होगा वो कैसा होगा। लेकिन इन्होंने क्या पाया कि ये जो सारे सॉल्यूशन के जो आपने एग्जांपल मैंने ऊपर दिए हैं, ये इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, मतलब देखने वाली चीज़ें जो हम आँखों से देख सकते हैं, वो वाली जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल होती हैं, तो वो थोड़ी अलग आ रही थी उनके प्योर सॉल्वेंट से, इनके सॉल्यूशन की। तो एग्जाम्पल के लिए क्या एग्जाम्पल पाया? हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्यों? मतलब वेपर प्रेशर किसका एग्जाम्पल है? वेपर प्रेशर वो है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सॉल्यूशन की, वो थोड़ी अलग आती हैं उनके प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, हाँ हमने लर्न किया था यूनिट 5 में क्लास 12th की, मुझे खुद भी याद नहीं है क्या था क्लास 11th का यूनिट 5, बट आपने तो पढ़ा होगा ना, अभी अभी पढ़ा होगा। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो यूनिट 5 क्लास 11th की क्या था कि जो लिक्विड एक गिवन टेम्परेचर पर जो वेपराइज होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंडर में, तो जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वेपर्स के थ्रू उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, वो होता है हमारा वेपर प्रेशर। मतलब उस लिक्विड के सोल्यूशन से जो वेपर्स निकलते हैं, वो वेपर्स एक प्रेशर लगाते हैं उसके सरफेस पर, वही हमारा वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, अब ये डायग्राम क्या बोल रहा है
डायग्राम देखो, ये प्योर सॉल्वेंट है, मतलब पूरा का पूरा सॉल्वेंट है ये। तो सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होने हैं, मतलब ये ब्लू वाले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है। अब हमने क्या किया, हमने सॉल्यूट डाल दिया। तो सॉल्यूट डाल दिया तो कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस पे भी आएंगे। इसमें जो ग्रीन वाला है वो सॉल्यूट है, और हमको पता है कि सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं होता, मतलब उसके वेपर नहीं बनेंगे। वेपर कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया, अगर ग्रीन वाले ने सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया तो वहाँ से तो वेपर निकलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो तो वेपर में बनता ही नहीं है ना। ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स है वही वेपर बनाते हैं, तो वेपर प्रेशर देखो कम हो गया। इसका मतलब क्या पता चला कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब इसमें भी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। ये हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ ली वेपर प्रेशर की, ये इसको देख लेना आप लोग। जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्वेंट में, ये जो वेपर प्रेशर है हमारे सॉल्यूशन का, द वेपर प्रेशर ऑफ द एक गिवन टेम्परेचर पे वो पाया गया कि वो कम आ रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के उसी सेम टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में सारे उसके मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, उसी के सॉल्वेंट के। जो सरफेस था वो दोनों ही सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स थे सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स थे। तो जो वाला जो फ्रैक्शन था ना, कि जो सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो जितना भी सरफेस कवर किया जा रहा था वो कम हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस कवर करें, क्योंकि उन्हीं उन्हीं ने वेपर प्रेशर बनाना होता है। ठीक है, सॉल्यूट तो बनाता नहीं है, पर अगर सॉल्यूट डालेंगे यार कुछ तो आएगा ना सरफेस पे, और फिर वो सरफेस पे आ गया एक बार, वेपर बनेगा नहीं और उनको आने नहीं देगा ऊपर, वेपर प्रेशर हो गया कम हमारा। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे जो बाहर निकल रहे थे सरफेस से, वो क्या हो गए, कम, क्योंकि अब उनकी जगह कौन आ गया, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने उनकी थोड़ी थोड़ी जगह ले ली। तो जो वेपर प्रेशर था वो भी कम हो गया। क्या पता चला ओवरऑल कि अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाना है। जो वेपर प्रेशर का जो डिक्रीज था सॉल्वेंट का, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। ठीक है ना, किस पे, सॉल्यूट पे, कि सॉल्यूट कितना डाल रहे हैं हम, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूशन में, इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। उसके नेचर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कैसा है सॉल्यूट हमारा, उसकी बस जो वोलेटिलिटी थी उसी से फ़र्क पड़ रहा था कि वो वोलेटाइल है या नहीं है। अगर वो वोलेटाइल होता तो वेपर प्रेशर को फ़र्क ही नहीं पड़ना था, फिर तो चाहे सॉल्यूट वेपर बनाए, सॉल्वेंट भी बनाए, दोनों ही बना रहे हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया था, जो वेपर प्रेशर का डिक्रीज था वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया जब हमने उसमें 1 मोल सुक्रोज डाल दिया 1 किलो पानी में। तो जो 1 किलो पानी था ना वो ज़्यादा वेपराइज हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें 1 मोल सुक्रोज डाल दिया तो क्या हुआ कि उसका जो वेपर्स थे वो कम बनने लग गए, वेपर प्रेशर हो गया कम। ये बिल्कुल सिमिलर था। एक और दूसरा एग्जांपल है कि हम उसी सेम क्वांटिटी में 1 मोल यूरिया भी डाल देते ना, तो भी जो हमारा वेपर प्रेशर था वो सेम अमाउंट में कम हुआ था। इससे क्या पता चलता है भाई, तुम चाहे चीनी डालो या फिर यूरिया, ठीक है, उसको नेचर से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दिख कैसे रहे हैं। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है कि बस वो सॉल्यूट है, बस सारे वो एक सॉल्यूट है, और सॉल्यूट है मतलब वो वॉलेटाइल नहीं है, बस उनको इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। वेपर प्रेशर दोनों एक ही बराबर कम करेंगे, जितना हमारा सुक्रोज डालने पे कम हो रहा था उतना ही यूरिया डालने पे कम होगा। सुक्रोज और यूरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। जो राउल्ट्स लॉ है उसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हमारे वॉलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी के मोल फ्रैक्शन के। और जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होता है, अब हमारे जो आगे जितनी भी नोटेशन होंगी वो आपको ध्यान से याद कर लेनी है कि जो सॉल्वेंट है उसको 1 से डिनोट किया जाएगा, और जो सॉल्यूट है उसको 2 से। भाई सॉल्वेंट कौन होता है, जो ज़्यादा है, और ज़्यादा है भाई, तो जो जिसके पास ज़्यादा है तो उसको वैसे ही प्रायोरिटी मिलती है, तो इसको 1 नंबर दिया गया है, और सॉल्यूट को 2 नंबर का है सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्यूट को कैसे कैसे दिखाया गया है यहाँ पे कि वो नॉन वॉलेटाइल है, और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वही वेपर फेज में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और वेपर प्रेशर में जो जितना भी कंट्रीब्यूशन रहेगा वो सॉल्वेंट का रहेगा, क्योंकि सॉल्यूट तो भाई वेपर बनाता ही नहीं है, क्योंकि हमने उसको नॉन वॉलेटाइल दिखाया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, ठीक है, वो हो गया x1, और उसका मोल फ्रैक्शन ये हो गया, और जो P1 नॉट है वो वेपर प्रेशर हो गया उसकी प्योर स्टेट का। ठीक है, 1 मतलब सॉल्वेंट। क्या यहाँ पे 2 भी आएगा क्या, यहाँ पे जैसे P1 इज इक्वल्स टू x1 P1 नॉट वाली इक्वेशन है, क्या ये P2 इज इक्वल्स टू x2 P2 नॉट भी आएगी क्या, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो P2 नॉट है वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P2 नॉट क्या होगा, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, और प्योर सॉल्यूट
भाई सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर बनाता ही नहीं है ना, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो इतनी रहेगी। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो इक्वल रहेगा वेपर प्रेशर के प्योर सॉल्वेंट के। और यहाँ पे एक प्लॉट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। ये तो हमारी राउल्स लॉ बोल रही थी कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के, है ना। तो हमारा जो प्लॉट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला आ गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक इट, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाय बाय।